हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, जो हमारे सीटेट 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों निष्क्रिय यानी नेचुरल शब्दों को समझने के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको बता दें, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ठीक है। अब हम दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या को देखेंगे। इसकी व्याख्या कर रही है, व्याख्या में आपको इस प्रश्न से संबंधित सभी डाउट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए व्याख्या बहुत ज़रूरी है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक देखने, छूने, पहुँचने, पकड़ने, चूसने आदि की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसित होता है। भाषा का अनुकरण करने लगता है। ठीक है, आवाज़ प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है इत्यादि प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों किशोरावस्था के दौरान। आपको इस प्रश्न को समझना होगा कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है तो किशोरावस्था के दौरान होता है। क्यों होता है, इसकी व्याख्या में हम आप समझेंगे। ठीक है, व्याख्या है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। ठीक, इस अवस्था में किशोरों में समूह निर्माण की प्रवृत्ति, मैत्री भावना का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, समूह के प्रति भक्ति, सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास, बहिर्मुखी प्रवृत्ति आदि का विकास होता है, जो सामाजिकरण की प्रक्रिया को समृद्ध और गहन व जटिल बनाए रखता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दोस्तों तीसरा प्रश्न है, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो कैसा माना जाता है? स्थिर माना जाता है। राइट आंसर भी। इसकी व्याख्या है, वंशानुक्रम या आनुवांशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जो कि स्थिर होता है। वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को दिशा व दशा मिलती है, इसलिए वातावरण सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है, जबकि वंशानुक्रम स्थिर पहलू है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के सिद्धांत से संबंध है। क्या संबंध है दोस्तों? तो संबंध है संज्ञानवादी। ठीक है, संज्ञानवादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानवादी। अब इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेंगे। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के संज्ञानवादी सिद्धांत से संबंध है। ठीक, सीखने के संज्ञानवादी सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी उद्दीपन के प्रति मात्र अनुक्रिया ही नहीं करता, बल्कि वह सीखने के लिए अपनी सूझ या अंतर्दृष्टि का प्रयोग भी करता है। चूँकि अवलोकनीय व्यवहार को सीखने के लिए सूझ या अंतर्दृष्टि की भी आवश्यकता होती है, इसलिए यह अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? यहाँ बोला है नहीं करता है, शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। तो क्या नहीं प्रदर्शित करता दोस्तों? तो इसमें से चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा,
विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। ठीक, यहाँ पर इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी को एकांकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना उनकी समझ या सूझ को विकसित नहीं करता, यह मात्र रहने पर बल देता है, इसलिए यह समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो कौन सी सही नहीं है दोस्तों? ये हमेशा सफल होते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए यह सही नहीं है कि वे हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि अभिप्रेरित होना यह बालक को किसी कार्य के प्रति उत्साह प्रकट करता है, न कि सफलता को निश्चित करता है। अतः विकल्प सी सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रभावशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों? क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना नहीं चाहिए। बाकी शेष विकल्प गलत हैं। अब इसकी व्याख्या के देखेंगे। प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यता की उपलब्धि के लिए यह जरूरी नहीं है कि उनको कक्ष से अलग बैठाकर उनके समकक्षियों को दूसरे कक्ष में बैठाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? कौन सा नहीं है? शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या है, छोटे विद्यार्थियों के पठन के लिए यह कठिनाई नहीं है कि वे शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9। हमने इस सेशन में 30 प्रश्नों को लिया है दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता पर निर्भर करता है। ठीक दोस्तों, संकेत करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? किसको नहीं माना जा सकता दोस्तों? व्यवहार का अध्ययन सीखना है, यही नहीं माना जा सकता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है दोस्तों? दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का हिस्सा है। इसकी व्याख्या है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है, क्योंकि किसी भी अवधारणा को सोचने के लिए उसकी छवि मस्तिष्क में बनानी पड़ती है, जिससे उसके बारे में सोचकर अपनी अवधारणा प्रकट की जा सके। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किस में भिन्न होते हैं? विकास की दर में भिन्न होते हैं दोस्तों। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं कि व्यक्ति भिन्नताओं का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक बालकों व बालिकाओं के विकास का अपना एक स्वयं का स्वरूप होता है। इनके सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आदि का विकास दर भिन्न भिन्न होता है, इसीलिए समवयस्कों में भी वैयक्तिक भिन्नता होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण आवश्यक है। कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन दोस्तों है ऑप्शन बी राइट आंसर है। यह कथन सही है क्योंकि यह कथन कैसा है पूछा था, तो यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। ठीक, यहाँ पर इसकी व्याख्या है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 16। इरफान खिलौनों को तोड़ता है। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? तो दोस्तों उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में, यहाँ पर सही दिशा में संचालित करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन सीटेट में आते ही आते हैं दोस्तों, और ये सब प्रश्न परीक्षा में आए हुए भी हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किसकी? शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायता करता है। इसकी व्याख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों की रुचियों, व्यवहारों, संवेगों आदि की सही दिशा में निर्देशित कर सकता है। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने शिक्षण शैलियों का निर्माण कर सकता है एवं उन्हें प्रभावी रूप से संचालित कर सकता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दोस्तों, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं हो सकते, यानी दोनों में कुछ न कुछ अलग जरूर रहेगा दोस्तों। यहाँ पर इसकी व्याख्या है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक शिक्षार्थी किसी न किसी विषय में योग्य होगा, अर्थात कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक समान नहीं हो सकते। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन कैसा है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, मतलब यह लिंग को प्रभावित करता है, जैसे कि स्त्री की पुरुष, मेल या फीमेल, यहाँ पर पुरुष को प्रभावित करता है। यहाँ पर इसकी व्याख्या है, किन्हीं दो वर्गों में विभेद करना लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण कर ले जाती हैं और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती हैं। यह सीखने का आकलन की ओर संकेत करता है। यह सीखने का आकलन की ओर संकेत करता है। ठीक, इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं, किसी भी प्रकार के शिक्षार्थी को प्रायोगिक या व्यावहारिक ज्ञान देकर बाद में उस विषय पर चर्चा करके यह देखा जाता है कि शिक्षार्थी कितना सीखा। सीखने में त्रुटियों का पता लगाकर उन्हें पुनः सुधारने का प्रयास किया जाता है, अतः यह सीखने का आकलन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 21। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर पूछा है, नहीं है, तो नहीं है प्रतिवर्ती, नहीं है। ठीक, प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रतिवर्ती शब्द का आशय है कि पुनः प्रारंभ करना, और मानव विकास एक बार परिपक्वता प्राप्त करने पर पुनः नहीं प्रारंभ होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या यही है जो हमने बोला है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी, सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए पहले दोस्तों। क्वेश्चन है शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे दिया है, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। यदि शिक्षार्थी किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़कर सीख चुका है तो उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थी की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को उससे जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। ठीक दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न आवश्यक हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। सृजनात्मकता का तात्पर्य नवीन विचारों से है। नवीन विचार स्वतंत्रता के वातावरण में ही आते हैं। सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है कि छात्रों से मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएं, ताकि बालक स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचारों को नवीन आयामों का समावेश कर सके। यहाँ पर हम 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षार्थियों को शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ पूछा क्या नहीं करना चाहिए? याद करने के लिए नहीं करना चाहिए दोस्तों। ठीक, बाकी सभी करना चाहिए, उसको समझ सके। एक शिक्षक जो चाहिए कि शिक्षार्थियों को कभी भी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उस प्रश्न के उत्तर को पढ़कर उसे समझने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा है, तो कौन नहीं है? प्रश्नोत्तरी और खेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। शिक्षार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उन्हें निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले प्रैक्टिस सीरीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो इस सेशन का इस प्रैक्टिस सीरीज फर्स्ट का 30 नंबर क्वेश्चन है, यानी लास्ट। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। किसके रूप में देखा जाना चाहिए? विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखना जाना चाहिए। इसका मतलब 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय समाज की बहुभाषी विशेषताओं को विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। अब हम दोस्तों अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।